बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़-खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो ये खरोंच, ये पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है यह हिमराशि, जाने किस आदिम काल से शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम, द इटर्नल स्नोज। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दूर ग्लेशियर ढाल घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंधड़ हूं हूं करते हुए बहते रहे हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियां गहरी नीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो, अपने में डूब गए हों। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींच कर बैठ गया। मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है। इसी हिमालय को देखकर किस किसने क्या क्या नहीं लिखा, और यह मेरा मन है। ये कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जगता। पर कुछ नहीं, ये सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा ये हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे, छोटे भाई को, नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है। स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सैन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ। बोला, भाई साहब, हम तो वंडर स्ट्रक हैं कि ये भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, हम हर पर्सपेक्टिव से हिमालय देखूंगा। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा, वो सब जीनियस लोग सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से मैं भी सिर का बल हिमालय देखता हूँ। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं, कैसे पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर कर भेटा, उसमें डूबा आ रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले की बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो यह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। ये बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े
ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालय से घिरकर ही तो तुलसी ने कहा था, कब हुक हो यहीं रह नहीं रहोगो, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दो, नहीं बंधु आऊँगा, मैं फिर लौट लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मेरा मन रमता है, मैं करूँ तो क्या करूँ।